एक रात का वक्त था। आसमान पर काले बादल छाए हुए थे और बिजली की कड़क के साथ तेज बारिश हो रही थी। हवा इतनी तेज थी कि घर के दरवाजे और खिड़कियां बज रहे थे। काजी कासिम अपने कमरे में बैठे एक पुरानी किताब पढ़ रहे थे। वो अपने मुताले में इतने मगन थे कि उन्हें वक्त का अंदाजा ही नहीं रहा। तभी अचानक उनके घर के मरकजी दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। इतनी रात गए और वो भी ऐसे खराब मौसम में दस्तक की आवाज़ सुनकर काजी साहब चौंक गए। उन्होंने किताब बंद की और अपने नौकर को आवाज़ दी, लेकिन शायद बारिश के शोर की वजह से नौकर तक आवाज़ नहीं पहुंची। काजी साहब खुद उठे और लालटेन हाथ में लेकर दरवाजे की तरफ बढ़े। उनके दिल में ख्याल आया कि शायद कोई मुसीबत का मारा मदद के लिए आया होगा, क्योंकि ऐसे तूफान में कोई शौक से घर से बाहर नहीं निकलता। जैसे ही उन्होंने दरवाज़ा खोला, सामने एक साये को खड़ा पाया। अंधेरे और बारिश की वजह से साफ दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन वो कोई औरत थी जो पूरी तरह भीगी हुई थी और ठंड से कांप रही थी। काजी साहब ने नरमी से पूछा, कौन हो तुम, और इतनी रात गए इस तूफान में मेरे दरवाजे पर क्यों आई हो? उस औरत की आवाज़ कांप रही थी, लेकिन उसके लहजे में एक अजीब सी मजबूती थी। उसने कहा, काजी साहब, मैं एक बहुत बड़े गुनाहगार की बेटी हूँ। मेरे पास वक्त बहुत कम है और एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है जिसे पूरा करने के लिए मुझे आपकी मदद की सख्त ज़रूरत है। अगर आपने दरवाज़ा बंद कर दिया तो शायद क़यामत के दिन मैं अपने रब को क्या मुंह दिखाऊंगी। ये सोचकर ही मेरी रूह कांप जाती है। काजी कासिम, जो एक बहुत सुलझे हुए इंसान थे, इस औरत की बात सुनकर रुक गए। उन्होंने महसूस किया कि ये कोई मामूली मांगने वाली नहीं है। उन्होंने उसे अंदर आने का इशारा किया। वो औरत अंदर दाखिल हुई, लेकिन वहीं दरवाजे के पास खड़ी रही, आगे नहीं बढ़ी। काजी साहब ने कहा, बेटी, तुम परेशान न हो, पहले थोड़ा सुकून से बैठ जाओ, फिर मुझे बताओ कि माजरा क्या है। तुम किस गुनाहगार की बात कर रही हो? उस औरत ने सर झुकाए हुए जवाब दिया, काजी साहब, मेरा नाम कश्फ है और मैं शहर के उस बदनाम चोर की बेटी हूँ जिसे लोग साया के नाम से जानते थे। मेरे वालिद का असली नाम सिकंदर था, लेकिन उनकी चोरी की महारत और चालाकी की वजह से लोग उन्हें साया कहते थे, क्योंकि वो साये की तरह आते थे और कीमती सामान लेकर गायब हो जाते थे। साया का नाम सुनते ही काजी कासिम के चेहरे पर संजीदगी छा गई। सिकंदर उर्फ साया इस्तांबुल का वो चोर था जिसे शाही सिपाही बरसों से तलाश कर रहे थे, लेकिन वो कभी किसी के हाथ नहीं आया था। उसकी चोरियों के किस्से पूरे शहर में मशहूर थे। काजी साहब ने गहरी सांस लेते हुए पूछा, तो तुम सिकंदर की बेटी हो, लेकिन वो अब कहाँ है और तुम मेरे पास क्यों आई हो? कश्फ ने अपनी भीगी हुई चादर को मजबूती से पकड़ते हुए कहा, जी काजी साहब, मेरे वालिद का कल रात इंतकाल हो गया है। वो अपनी आखिरी सांसों में बहुत तकलीफ में थे। पूरी ज़िंदगी उन्होंने लोगों का माल लूटा, अमीरों की तिजोरियां खाली की और कभी पकड़े नहीं गए। लेकिन जब मौत का फरिश्ता सामने आया तो उनकी सारी होशियारी धरी की धरी रह गई। मरते वक्त उनकी आंखों में जो खौफ था वो मैं कभी नहीं भूल सकती। वो बार बार यही कह रहे थे कि मुझ पर बोझ है, मुझे माफ़ कर दो। लेकिन अब माफ़ी मांगने का वक्त निकल चुका था। काजी साहब खामोशी से उसकी बात सुन रहे थे। कश्फ की आवाज़ में जो दर्द और पछतावा था वो उनके दिल को छू रहा था। कश्फ ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, काजी साहब, मेरे वालिद ने मरने से पहले मुझे एक संदूक की चाबी और एक डायरी दी थी। उन्होंने मुझसे वादा लिया था कि उनके मरने के बाद मैं वो सारा माल जो उन्होंने पूरी ज़िंदगी चोरी करके जमा किया है उसे उन लोगों तक वापस पहुंचा दूं जिनका वो हक है। उन्होंने कहा था कि अगर ऐसा ना हुआ तो उनकी रूह को कभी सुकून नहीं मिलेगा और वो क़यामत तक अजाब में रहेंगे। काजी साहब हैरान रह गए। एक चोर जिसने पूरी ज़िंदगी गुनाह किए, वो मरते वक्त तौबा की फ़िक्र में था। उन्होंने पूछा, तो तुम वो सारा चोरी का माल वापस करना चाहती हो? जी काजी साहब, कश्फ ने रोते हुए कहा, लेकिन मैं एक अकेली जान हूँ। मुझे नहीं पता कि वो सामान किन किन लोगों का है, सिवाय इस डायरी के जो वालिद ने छोड़ी है। और मुझे डर है कि अगर मैं खुद वो सामान लेकर लोगों के पास गई तो वो मुझे पकड़वा देंगे या शायद मुझे मार डालेंगे। लोग ये नहीं देखेंगे कि मैं उनकी अमानत वापस करने आई हूँ, वो बस ये देखेंगे कि मैं एक चोर की बेटी हूँ। इसीलिए मैं आपके पास आई हूँ। आप शहर के काजी हैं, लोग आपकी इज्जत करते हैं और आपकी बात मानते हैं। अगर आप मेरी मदद करेंगे तो मैं अपने वालिद के गुनाहों का बोझ कुछ कम कर सकूंगी। काजी कासिम ने कुछ देर सोचा। ये मामला बहुत नाजुक था। चोरी का माल बरामद करना और फिर उसे चुपचाप मालिकों तक पहुंचाना कोई आसान काम नहीं था। इसमें कानूनी पेचीदगियां भी थीं और ख़तरा भी। अगर सुल्तान को पता चलता कि मशहूर चोर का ख़जाना मिल गया है तो वो सारा माल शाही ख़जाने में जमा करवा सकता था और असल मालिकों को कुछ ना मिलता। लेकिन काजी साहब अल्लाह से डरने वाले इंसान थे। उन्होंने सोचा कि अगर एक बेटी अपने बाप की आखिरत संवारने के लिए इतनी बड़ी हिम्मत कर रही है तो एक काजी होने के नाते उनका भी फ़र्ज़ बनता है कि वो इंसाफ का साथ दें।
قاضی صاحب نے کشف کی طرف دیکھا اور کہا، بیٹی تم نے بہت بڑا اور نیک فیصلہ کیا ہے۔ اللہ نے تمہارے دل میں یہ بات ڈالی ہے تو یقیناً وہ اس میں مدد بھی کرے گا۔ میں تمہارے ساتھ ہوں۔ مجھے بتاؤ وہ مال کہاں ہے اور وہ ڈائری کہاں ہے؟ کشف نے اپنی چادر کے نیچے سے ایک پرانی چمڑے کی جلد والی ڈائری نکالی اور قاضی صاحب کے ہاتھ میں رکھ دی۔ اس کے بعد اس نے ایک بھاری چابی بھی ان کے سامنے رکھ دی۔ قاضی صاحب، یہ ڈائری ہے جس میں والد نے ہر اس چوری کا حساب لکھا ہے جو انہوں نے پچھلے 20 سالوں میں کی۔ اس میں تاریخ، جگہ اور اس سامان کی تفصیل لکھی ہے، اور یہ چابی ہمارے گھر کے نیچے بنے اس خفیہ تہخانے کی ہے جہاں وہ سارا مال چھپا ہوا ہے۔ وہاں اتنا سونا، چاندی اور جواہرات ہیں کہ شاید کئی پیڑھیاں بیٹھ کر کھا سکیں، لیکن ہمارے لیے وہ آگ کے انگارے ہیں۔ قاضی قاسم نے ڈائری کھولی۔ پہلے ہی پنے پر جو لکھا تھا اسے دیکھ کر ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ اس میں لکھا تھا، ہیروں کا ہار، چوری کی تاریخ 12 رجب، مالک شاہی وزیر کی بیگم۔ قاضی صاحب نے پنہ پلٹا۔ اگلے پنے پر شہر کے سب سے بڑے سوداگر کا نام تھا، اس کے بعد ایک نامی گرامی حکیم کا۔ جیسے جیسے وہ پنے پلٹتے گئے ان کے ماتھے پر پسینہ آتا گیا۔ سکندر نے تو شہر کے کسی بھی طاقتور انسان کو نہیں چھوڑا تھا۔ قاضی صاحب نے ڈائری بند کی اور سنگین لہجے میں بولے، کشف، یہ کام بہت مشکل اور خطرناک ہے۔ اس ڈائری میں ایسے ایسے لوگوں کے نام ہیں جو اگر جان گئے کہ چوری کرنے والا کون تھا تو وہ تمہاری جان کے دشمن بن جائیں گے۔ ہمیں بہت احتیاط سے قدم اٹھانا ہوگا۔ کشف نے مضبوطی سے کہا، قاضی صاحب، مجھے اپنی جان کی پرواہ نہیں ہے، مجھے بس اس بات کی فکر ہے کہ میرے والد کو قبر میں عذاب نہ ہو۔ آپ جو بھی طریقہ بتائیں گے میں کرنے کو تیار ہوں۔ قاضی صاحب نے کہا، ٹھیک ہے، آج رات تم یہیں میرے گھر کے مہمان خانے میں رک جاؤ۔ اس وقت واپس جانا خطرے سے خالی نہیں۔ کل صبح فجر کی نماز کے بعد ہم تمہارے گھر چلیں گے اور اس تہخانے کا جائزہ لیں گے۔ ہمیں سب سے پہلے یہ دیکھنا ہوگا کہ وہاں آخر کتنا مال ہے اور اسے کس طرح ترتیب دیا جا سکتا ہے۔ اگلی صبح جب سورج کی پہلی کرنیں استنبول کی عمارتوں کو روشن کر رہی تھیں، قاضی قاسم اور کشف شہر کے اس پرانے اور ویران حصے کی طرف چل پڑے جہاں سکندر کا گھر تھا۔ راستہ تنگ اور کیچڑ سے بھرا ہوا تھا۔ لوگ ابھی سو کر اٹھ رہے تھے، اسی لیے گلیوں میں سناٹا تھا۔ سکندر کا گھر باہر سے ایک کھنڈر جیسا لگتا تھا، ٹوٹی ہوئی دیواریں اور ویران دروازہ۔ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اس ٹوٹے ہوئے مکان کے نیچے بے پناہ دولت چھپی ہو سکتی ہے۔ کشف نے دروازہ کھولا اور قاضی صاحب کو اندر لے گئی۔ گھر کے اندر بھی دھول اور جالے تھے۔ وہ ایک کمرے کے کونے میں گئی اور وہاں سے ایک پرانا قالین ہٹایا۔ نیچے فرش پر لکڑی کا ایک بھاری دروازہ تھا۔ کشف نے قاضی صاحب کی مدد سے وہ بھاری دروازہ اٹھایا۔ نیچے اندھیرا تھا اور سیڑھیاں نیچے جا رہی تھیں۔ ایک عجیب سی نمی اور بند کمرے کی بدبو اوپر آئی۔ کشف نے ایک مشال جلائی اور قاضی صاحب کو لے کر نیچے اترنے لگی۔ جیسے ہی وہ لوگ تہخانے میں پہنچے اور کشف نے مشال کی روشنی چاروں طرف پھیلائی، قاضی قاسم کے منہ سے بے ساختہ یا اللہ نکل گیا۔ سامنے کا منظر کسی طلسمی کہانی جیسا تھا۔ کمرے میں صندوق کے صندوق بھرے پڑے تھے۔ کچھ صندوق کھلے تھے جن میں سے سونے کے سکے اور زیورات جھانک رہے تھے۔ دیوار کے ساتھ قیمتی تلواریں اور ڈھالیں رکھی ہوئی تھیں جن پر نگینے جڑے تھے۔ ریشمی کپڑوں کے تھان، چاندی کے برتن اور نہ جانے کیا کیا بیش قیمت سامان وہاں موجود تھا۔ یہ صرف چوری کا مال نہیں تھا، یہ ایک بادشاہ کے خزانے جیسا لگ رہا تھا۔ قاضی صاحب نے حیرت سے کہا، اتنا مال! سکندر نے تو واقعی حد کر دی تھی۔ یہ سب جمع کر کے اس نے کیا پایا؟ آخر میں خالی ہاتھ ہی گیا نا۔ کشف کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ اس نے ایک صندوق کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، قاضی صاحب دیکھیے، یہ وہ ہیروں کا ہار ہے جس کا ذکر ڈائری کے پہلے پنے پر تھا، اور وہ دیکھیے، وہ سونے کی مورتی جو شہر کے سب سے بڑے مندر سے چرائی گئی تھی۔ قاضی صاحب نے قریب جا کر چیزوں کو دیکھا۔ ہر چیز کے ساتھ ایک چھوٹی سی پرچی بندھی ہوئی تھی جس پر ایک نمبر لکھا تھا جو ڈائری کے نمبر سے میل کھاتا تھا۔ سکندر چور ضرور تھا لیکن اپنے حساب کتاب میں بہت پکا تھا۔ قاضی صاحب نے ڈائری کو دوبارہ کھولا اور پہلے نام پر انگلی رکھی۔ ہمیں کام شروع کرنا ہوگا کشف، لیکن ہمیں ایک ترکیب لگانی ہوگی۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ مال سکندر چور نے چرایا تھا، ورنہ لوگ تمہاری جان کے پیچھے پڑ جائیں گے۔ ہم اسے گمشدہ امانت کا نام دیں گے۔ میں اعلان کرواؤں گا کہ مجھے کچھ لاوارث مال ملا ہے اور جو کوئی بھی اپنی چیز کی صحیح نشانی بتائے گا وہ اسے لے جائے۔ لیکن تبھی قاضی صاحب کی نظر ڈائری کے آخری پنے پر پڑی جہاں کچھ الگ لکھا تھا۔ وہاں کسی سامان کا ذکر نہیں تھا، بلکہ سرخ سیاہی سے ایک عجیب سی بات لکھی تھی۔ اس میں لکھا تھا، یہ آخری چوری جو میں نے کبھی نہیں کی لیکن جس کا الزام مجھ پر لگا۔ اگر میری بیٹی کبھی یہ ڈائری پڑھے، تہخانے کی اتری دیوار کے پیچھے ایک راز دفن ہے۔ وہ راز اگر کھل گیا تو استنبول کی حکومت ہل جائے گی۔
काजी साहब ने वो लाइन 2 बार पढ़ी। उनके माथे पर शिकन आ गई। उन्होंने कश्फ की तरफ देखा और पूछा, क्या तुमने ये आखिरी पन्ना पढ़ा है? कश्फ ने नफ़ी में सर हिलाया। नहीं काजी साहब, मैंने सिर्फ शुरू के पन्ने देखे थे जहां सामान की लिस्ट थी। क्या लिखा है वहां? काजी साहब ने डायरी बंद कर दी। उनके चेहरे पर अब फिक्र के गहरे साए थे। मामला सिर्फ चोरी के माल को वापस करने का नहीं रहा था, अब बात इससे कहीं आगे निकल चुकी थी। सिकंदर चोर ने जाते जाते एक ऐसी पहेली छोड़ दी थी जो शायद उनकी और कश्फ की जान को खतरे में डाल सकती थी। कुछ खास नहीं, काजी साहब ने बात टालते हुए कहा, लेकिन उनका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। कश्फ, उत्तरी दीवार कौन सी है? कश्फ ने सामने की दीवार की तरफ इशारा किया जो बिल्कुल सपाट और पत्थर की बनी थी। वो वाली दीवार काजी साहब। काजी साहब उस दीवार के पास गए। उन्होंने गौर से देखा, पत्थरों के बीच में एक पत्थर थोड़ा अलग रंग का लग रहा था। उन्होंने हाथ बढ़ाकर उस पत्थर को छूना चाहा, लेकिन फिर रुक गए। उनके मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। चोरों की दुनिया के अपने उसूल होते हैं और अपने जाल। कश्फ, काजी साहब ने मुड़कर कहा, आज हम सिर्फ सामान की लिस्ट बनाएंगे, इस दीवार को हम बाद में देखेंगे। मुझे लगता है कि तुम्हारा बाप अपने पीछे दौलत के अलावा भी कुछ छोड़ गया है जो शायद दौलत से ज्यादा भारी है। कश्फ कुछ समझ नहीं पाई, लेकिन उसने काजी साहब पर भरोसा किया। दोनों ने मिलकर काम शुरू किया, लेकिन काजी साहब का ध्यान बार बार उस उत्तरी दीवार की तरफ जा रहा था। उन्हें क्या पता था कि इस दीवार के पीछे जो राज छुपा है वो उन्हें एक ऐसी मुसीबत में डालने वाला है जहां काजी का इंसाफ और चोर की चालाकी दोनों का इम्तिहान होने वाला था। कहानी अभी शुरू हुई थी और इस्तांबुल की गलियों में एक नया तूफान आने वाला था। काजी कासिम और कश्फ ने उस तहखाने में घंटों गुजार दिए। दोनों के हाथ धूल से अटे हुए थे और माथे पर पसीना था, लेकिन उन्होंने एक एक करके कीमती सामान की एक फहरिस्त तैयार कर ली थी। कश्फ की डायरी ने इस काम को काफ़ी आसान कर दिया था, क्योंकि सिकंदर ने हर चीज़ के आगे उसका वजन और मालिक का नाम साफ साफ लिखा था। लेकिन काजी साहब का ध्यान अभी भी उस उत्तरी दीवार पर अटका हुआ था जिसके पीछे कोई गहरा राज दफन था। जब सामान की गिनती पूरी हो गई तो काजी साहब ने डायरी बंद की और एक गहरी सांस ली। उन्होंने कश्फ की तरफ देखा और कहा, बेटी, हमने सामान तो गिन लिया है। इसमें इतना सोना और चांदी है कि अगर हम इसे खुले आम बांटने निकलें तो पूरा शहर जमा हो जाएगा। लेकिन हमारा मकसद सिर्फ दौलत लुटाना नहीं, बल्कि इसे सही हकदारों तक पहुंचाना है, और यह काम हमें बहुत होशियारी से करना होगा। कश्फ ने पूछा, काजी साहब, हम शुरुआत कैसे करेंगे? मेरे वालिद ने जिन लोगों का माल चुराया उनमें बहुत से अमीर और ताकतवर लोग हैं। अगर उन्हें पता चला कि मैं सिकंदर की बेटी हूं तो वो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। काजी साहब ने तसल्ली देते हुए कहा, तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है। हम एक तरकीब लगाएंगे। मैं शहर की जामा मस्जिद में ऐलान करवाऊंगा कि मुझे कुछ लावारिस माल मिला है। जो लोग अपनी चीज़ों की सही निशानी बताएंगे उन्हें उनका माल वापस मिल जाएगा। लेकिन हम सबसे पहले उन गरीब और मजबूर लोगों का हक अदा करेंगे जिनका सब कुछ लुट गया था। अमीरों के पास और भी दौलत है, लेकिन गरीबों की तो दुनिया ही उजड़ गई थी। कश्फ ने हामी भरी। काजी साहब ने डायरी के पन्ने पलटे और एक नाम पर उंगली रखी। ये देखो रहीम चाचा, ये एक गरीब मोची था। सिकंदर ने उसकी ज़िंदगी भर की जमा पूंजी, जो सिर्फ 50 सोने के सिक्के थे, वो चुरा ली थी। डायरी में लिखा है कि रहीम ने वो पैसे अपनी बेटी की शादी के लिए जमा किए थे। चोरी के बाद उसकी बेटी की शादी टूट गई और वो बीमार रहने लगा। हम सबसे पहले रहीम का हक अदा करेंगे। कश्फ की आंखों में आंसू आ गए। उसने एक छोटी थैली उठाई और काजी साहब के हाथ में दे दी। ये लीजिए काजी साहब, इसमें 50 सिक्के हैं। आप इसे आज ही रहीम चाचा तक पहुंचा दें। काजी साहब ने वो थैली अपनी जेब में रख ली, लेकिन जाने से पहले वो फिर से उस उत्तरी दीवार के पास जा खड़े हुए। उनके दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी। सिकंदर जैसा शातिर चोर अगर कोई राज छोड़ कर गया है तो वो मामूली नहीं हो सकता। कश्फ, काजी साहब ने दीवार पर हाथ फेरते हुए कहा, तुम्हारे वालिद ने डायरी में लिखा था कि इस दीवार के पीछे कुछ है। क्या तुम्हें याद है? बचपन में कभी उन्होंने किसी खास पत्थर या निशान का जिक्र किया हो? कश्फ ने कुछ देर सोचा, फिर अचानक उसे कुछ याद आया। काजी साहब, जब मैं छोटी थी तो वालिद अक्सर इस दीवार के पास बैठकर अपनी तलवार की धार तेज किया करते थे। वो हमेशा एक ही पत्थर पर अपनी तलवार रगड़ते थे जो ज़मीन से थोड़ा ऊपर दाएं तरफ है। काजी साहब की नज़रें उस तरफ घूमी। वाकई दाएं तरफ एक पत्थर ऐसा था जो बाकी पत्थरों से थोड़ा ज़्यादा चिकना और घिसा हुआ लग रहा था। काजी साहब ने बिस्मिल्लाह पढ़कर उस पत्थर को ज़ोर से दबाया। पत्थर के दबते ही दीवार के अंदर से एक हल्की सी कटकी आवाज़ आई। काजी साहब और कश्फ पीछे हट गए। देखते ही देखते दीवार का एक छोटा हिस्सा अपनी जगह से खिसक गया
और वहाँ एक छोटा सा खुफिया खाना नजर आने लगा। काजी साहब ने आगे बढ़कर उस खुफिया खाने में हाथ डाला। वहाँ कोई सोना या जेवरात नहीं थे, बल्कि एक लोहे का छोटा संदूक रखा था जिस पर शाही मुहर लगी हुई थी। शाही मुहर? काजी साहब के मुंह से निकला। ये तो सुल्तान शहरयार की खास निशानी है। सिकंदर के पास ये क्या कर रही है? उन्होंने संदूक को बाहर निकाला। वो संदूक भारी नहीं था, लेकिन जो चीज़ इसके अंदर थी उसकी अहमियत शायद पूरे खजाने से ज्यादा थी। काजी साहब ने कांपते हाथों से संदूक खोला। अंदर पीले रंग के कुछ पुराने कागज रखे थे जो शाही फरमान जैसे लग रहे थे। काजी साहब ने एक कागज उठाया और उसे पढ़ना शुरू किया। जैसे जैसे वो पढ़ते गए उनके चेहरे का रंग उड़ता गया। उनकी पेशानी पर पसीने की बूंदें चमकने लगीं। कश्फ जो खामोशी से उन्हें देख रही थी घबरा गई। क्या हुआ काजी साहब? इसमें क्या लिखा है? कश्फ ने डरते हुए पूछा। काजी साहब ने कागज को फौरन मोड़ा और उसे वापस संदूक में रखकर अपनी बगल में दबा लिया। उनकी आवाज में एक अजीब सी संजीदगी आ गई थी। कश्फ, तुम्हारे वालिद सिर्फ चोर नहीं थे, वो अनजाने में एक बहुत बड़ी साजिश का हिस्सा बन गए थे। इन कागजों में वो राज है जो वजीर आजम की गर्दन कटवा सकता है, और शायद सुल्तान की भी। कश्फ का दिल जोर से धड़कने लगा। मतलब ये? काजी साहब ने समझाते हुए कहा कि वजीर आजम ने पड़ोसी मुल्क के सुल्तान के साथ मिलकर इस्तांबुल पर हमला करने और तख्ता पलटने की साजिश रची थी। ये वो खत हैं जो वजीर ने दुश्मन मुल्क के सिपहसालार को लिखे थे। सिकंदर ने शायद चोरी के इरादे से वजीर के महल में हाथ साफ किया होगा और गलती से जेवरात के साथ ये संदूक भी उठा लाया होगा। इसी वजह से वजीर के सिपाही पागलों की तरह सिकंदर को ढूंढ रहे थे। वो सोना नहीं ढूंढ रहे थे, वो अपनी मौत का परवाना ढूंढ रहे थे। अब काजी साहब को समझ आ गया था कि सिकंदर ने डायरी में आखिरी चोरी जो मैंने कभी नहीं की क्यों लिखा था। उस पर गद्दारी का इल्ज़ाम लगाया गया होगा ताकि उसे पकड़कर मारा जा सके, जबकि उसने असल में गद्दारों का पर्दाफाश करने वाला सबूत चुराया था। अब हमें और भी ज़्यादा एहतियात बरतनी होगी। काजी साहब ने संदूक को अपने चोगे के अंदर छुपाते हुए कहा, अगर वजीर को पता चल गया कि ये सबूत मेरे पास है तो वो हम दोनों को ख़त्म कर देगा। इस राज को अभी राज ही रहने दो। पहले हम रहीम मोची का काम निपटाते हैं। दुआ करो कि अल्लाह हमारी हिफाजत करे। काजी साहब और कश्फ तहखाने से बाहर निकले और एहतियात से दरवाज़ा बंद कर दिया। काजी साहब ने कश्फ को ताकीद की कि वो घर के अंदर ही रहे और किसी के लिए दरवाज़ा ना खोले। काजी साहब वहाँ से सीधे शहर के गरीब इलाके की तरफ चल पड़े। उनका दिमाग तेज़ी से काम कर रहा था। एक तरफ एक चोर की बेटी की जिम्मेदारी थी और दूसरी तरफ पूरी सल्तनत की सलामती का सवाल। वो सोचते हुए रहीम मोची की झोंपड़ी के पास पहुँचे। रहीम अपनी झोंपड़ी के बाहर उदास बैठा पुराने जूते टांक रहा था। उसकी हालत देखकर ही पता चलता था कि गरीबी और गम ने उसे तोड़ दिया है। काजी साहब ने पास जाकर सलाम किया। वलैकुम अस्सलाम, रहीम ने कमज़ोर आवाज़ में जवाब दिया। काजी साहब, आप यहाँ गरीब खाने पर? काजी साहब उसके पास बैठ गए और वो थैली निकाल कर उसके सामने रख दी। रहीम भाई, अल्लाह बड़ा मेहरबान है। मुझे किसी के ज़रिए पता चला है कि तुम्हारा कुछ नुकसान हुआ था। ये वो रकम है जो तुम्हारी चोरी हुई थी। इसे अल्लाह की तरफ से अमानत समझ कर रख लो। रहीम ने कांपते हाथों से थैली खोली और सोने के सिक्के देखकर उसकी चीख निकल गई। वो काजी साहब के पैरों में गिर पड़ा। काजी साहब, आपने मुझे नई जिंदगी दे दी। मेरी बेटी की शादी अब हो सकेगी। अल्लाह आपको दोनों जहान की खुशियाँ दे। काजी साहब ने उसे उठाया और गले लगाया। शुक्रिया अदा करना है तो अल्लाह का करो, और उस इंसान के लिए दुआएं मग़फ़िरत करना जिसके ज़रिए ये वापस आया है। रहीम की दुआएं लेते हुए काजी साहब वहाँ से निकले। उनके दिल को एक अजीब सा सुकून मिला। एक बोझ हल्का हुआ था, लेकिन अभी तो ये शुरुआत थी। जैसे ही काजी साहब वापस अपने घर की तरफ मुड़े, उन्हें लगा कि कोई उनका पीछा कर रहा है। वो रुके और पीछे मुड़कर देखा। भीड़ भाड़ वाले बाजार में सब कुछ मामूली लग रहा था, लेकिन काजी साहब का दिमाग कह रहा था कि खतरा करीबी है। वो तेज़ कदमों से चलते हुए एक गली में मुड़े। तभी अचानक सामने से दो नकाबपोश आदमी आ गए। उनके हाथों में खंजर थे और आंखों में खून सवार था। काजी कासिम, उनमें से एक ने भारी आवाज़ में कहा। वजीर साहब ने सलाम भेजा है और पूछा है कि आज सुबह तुम सिकंदर चोर के खंडर में क्या कर रहे थे। काजी साहब का दिल धक से रह गया। इसका मतलब वजीर के जासूसों ने उन्हें देख लिया था। काजी साहब ने अपने आप को पुरसुकून रखा और दबदबे से बोले, मैं काजी हूँ। शहर के हर कोने में जाना मेरा काम है। वजीर साहब से कहना कि अगर उन्हें मुझसे कुछ पूछना है तो अदालत में आए, यूं गली कूचों में गुंडों को ना भेजें। दूसरा, नकाबपोश हंसा। अदालत तब लगेगी जब काजी जिंदा रहेगा। जो चीज़ तुम वहां से लाए हो वो चुपचाप हमारे हवाले कर दो, वरना आज का सूरज डूबने से पहले
तुम्हारी लाश इस नाले में मिलेगी। काजी साहब ने अपनी आस्तीन में छुपाए उस संदूक को कसकर पकड़ लिया। वो खाली हाथ थे और सामने 2 मुसल्लह कातिल थे, लेकिन वो जानते थे कि अगर ये सबूत वजीर के हाथ लग गया तो इस्तांबुल तबाह हो जाएगा। तभी पास की छत से एक साया कूदा और बिजली की तेजी से दोनों नकाबपोशों के बीच में आ गया। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाते, उस शख्स ने एक नकाबपोश के हाथ पर वार करके उसका खंजर गिरा दिया। काजी साहब हैरान रह गए। ये नया शख्स कौन था? क्या कश्फ ने किसी को भेजा था या ये कोई और ही कहानी थी? वो शख्स जिसने चेहरे पर काला कपड़ा बांध रखा था चिल्लाया, काजी साहब भागिए, मैं इन्हें रोकता हूँ। काजी साहब को वो आवाज़ जानी पहचानी लगी, लेकिन सोचने का वक्त नहीं था। वो वहाँ से दौड़ पड़े। उनके पीछे तलवारों के टकराने की आवाज़ें आ रही थीं। अब खेल शुरू हो चुका था। चोर का खजाना, वजीर की नमक हरामी और एक अनजान मददगार। काजी कासिम एक ऐसे जाल में फंस चुके थे जहाँ से निकलना आसान नहीं था। काजी कासिम अपनी पूरी ताकत से दौड़ रहे थे। उनके हाथ में वो संदूक मजबूती से भींचा हुआ था जिसमें वजीर की गद्दारी के सबूत थे। उनके पीछे तलवारों के टकराने की आवाज़ें अब धीमी हो चुकी थीं, जिसका मतलब था कि वो अनजान मददगार उन गुंडों को रोकने में कामयाब हो गया था। काजी साहब हाँफते हुए एक पुरानी मस्जिद के चबूतरे पर रुके और सांस लेने की कोशिश करने लगे। उनका दिल अभी भी जोर जोर से धड़क रहा था। तभी उन्हें कदमों की आहट सुनाई दी। वो चौकन्ने हो गए और संदूक को अपनी चादर में और कसकर लपेट लिया। लेकिन जैसे ही वो साया रोशनी में आया, काजी साहब ने राहत की सांस ली। ये वही नकाबपोश था जिसने उनकी जान बचाई थी। इस शख्स ने अपने चेहरे से कपड़ा हटाया। वो एक जवान था। चेहरे पर कुछ पुराने जख्मों के निशान थे, लेकिन आंखों में एक अजीब सी चमक थी। काजी साहब ने पूछा, तुम कौन हो नौजवान, और तुमने मेरी मदद क्यों की? नौजवान ने झुककर सलाम किया और बोला, काजी साहब, मेरा नाम जैन है। मैं कभी सिकंदर उस्ताद यानी उस चोर का शागिर्द हुआ करता था। उन्होंने मुझे बचपन में सड़कों से उठाया था और चोरी करना सिखाया था। लेकिन एक दिन उन्होंने मुझे बुरी तरह पीटा और अपने गिरोह से निकाल दिया। उस वक्त मुझे बहुत गुस्सा आया था, लेकिन बाद में समझ आया कि वो नहीं चाहते थे कि मैं भी उनकी तरह एक मुजरिम बनूं। उन्होंने मुझे ज़बरदस्ती एक मदरसे में काम पर लगवा दिया था। आज मैं जो भी इज्जत की रोटी खा रहा हूँ उन्हीं की बदौलत है। जब मैंने आपको सिकंदर उस्ताद के खंडर से निकलते और वजीर के आदमियों को आपका पीछा करते देखा तो समझ गया कि मामला कुछ गड़बड़ है। काजी साहब ने जैन के कंधे पर हाथ रखा। अल्लाह ने तुम्हें सही वक्त पर भेजा है, लेकिन अभी खतरा टला नहीं है। वजीर के आदमी हर जगह फैले होंगे। हमें फौरन कश्फ को वहाँ से निकालना होगा। अगर वजीर को पता चल गया कि सिकंदर की बेटी जिंदा है और वो खजाना वहाँ है तो वो उसे नहीं छोड़ेंगे। जैन ने कहा, आप सही कह रहे हैं। खंडर के पीछे एक खुफिया रास्ता है जो शहर के बाहर निकलता है। मैं कश्फ को जानता हूँ, वो मेरी बहन जैसी है। हमें जल्दी करनी होगी। दोनों तेजी से खंडर की तरफ भागे। जब वो वहां पहुंचे तो देखा कि खंडर के बाहर कुछ मशालें जल रही थीं। वजीर के सिपाही वहां पहुंच चुके थे। काजी साहब और जैन एक दीवार की ओट में छुप गए। या अल्लाह, अब क्या होगा? काजी साहब ने धीरे से कहा, अगर वो अंदर चले गए तो कश्फ पकड़ी जाएगी। जैन ने खंडर की दीवार की तरफ इशारा किया। काजी साहब, वो सामने जो टूटी हुई खिड़की है वो सीधे तहखाने के ऊपर वाले कमरे में खुलती है। मैं वहां से अंदर जाऊंगा और कश्फ को पिछले रास्ते से बाहर निकालूंगा। आप शाही महल के रास्ते पर मेरा इंतजार करें। यह सबूत सुल्तान तक पहुंचाना बहुत ज़रूरी है। काजी साहब ने मना करना चाहा, लेकिन वक्त कम था। उन्होंने संदूक जैन के हवाले करना चाहा, लेकिन जैन ने मना कर दिया। ये आपके पास ही महफूज है। आप काजी हैं, सुल्तान आपकी बात सुनेंगे। मेरी हैसियत एक साबिक चोर की है, मेरी बात का कोई यकीन नहीं करेगा। काजी साहब ने उदास दिल से हामी भर दी और अंधेरे का फ़ायदा उठाते हुए महल की तरफ निकल गए। उधर जैन ने एक बिल्ली की तरह छलांग लगाई और टूटी हुई खिड़की के रास्ते खंडर में दाखिल हो गया। अंदर कश्फ डर के मारे एक कोने में दुबकी हुई थी। बाहर सिपाहियों की आवाज़ें आ रही थीं जो दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। जैसे ही जैन अंदर कूदा, कश्फ की चीख निकल गई, लेकिन जैन ने फौरन उसके मुंह पर हाथ रख दिया। चिल्लाओ मत, मैं हूं जैन, उसने सरगोशी करते हुए कहा। कश्फ की आंखों में पहचान की चमक आई। जैन भाई, आप यहाँ? वक्त नहीं है बातें करने का। जैन ने कहा, काजी साहब खैरियत से हैं, लेकिन वजीर के कारिंदे हमें मारने आए हैं। चलो पिछले रास्ते से। तभी मरकजी दरवाज़ा टूटने की ज़ोरदार आवाज़ आई। सिपाही अंदर दाखिल हो चुके थे। ढूंढो, वजीर का हुक्म है।
कोई जिंदा नहीं बचना चाहिए, एक सिपाही चिल्लाया। जैन ने कश्फ का हाथ पकड़ा और उसे लेकर तहखाने के खुफिया रास्ते की तरफ दौड़ा। वो एक तंग सुरंग थी जो सालों से इस्तेमाल नहीं हुई थी। धूल और जालों के बीच से होते हुए वो दोनों मुश्किल से बाहर निकले। बाहर ताज़ा हवा में सांस लेते हुए जैन ने कहा, कश्फ, तुम सीधे काजी साहब के घर जाओ और वहाँ छुप जाओ। मैं काजी साहब की मदद के लिए महल जा रहा हूँ। कश्फ ने घबराते हुए पूछा, लेकिन वो खजाना, वो डायरी? जान है तो जहान है, जैन ने कहा। अभी सिर्फ इस संदूक की अहमियत है जो काजी साहब के पास है। जाओ। कश्फ को सलामत भेजकर जैन महल की तरफ भागा। दूसरी तरफ काजी कासिम शाही महल के मरकजी दरवाजे पर पहुंच चुके थे। सुबह हो चुकी थी और दरबार लगने ही वाला था, लेकिन दरवाजे पर पहरा बहुत सख्त था। वजीर ने अपने खास वफादार सिपाहियों को वहां तैनात कर रखा था ताकि काजी अंदर न जा सकें। सिपाहियों ने काजी साहब को देखते ही उनके सामने भाले तान दिए। रुक जाइए काजी साहब, आज दरबार में किसी को जाने की इजाज़त नहीं है, वजीर साहब का हुक्म है। काजी साहब ने गरजते हुए कहा, मैं इस्तांबुल का मरकजी काजी हूँ, मुझे सुल्तान सलामत से मिलने से कोई नहीं रोक सकता। हटो मेरे रास्ते से। सिपाही अपनी जगह से नहीं हिले। माफ़ी चाहते हैं हुजूर, लेकिन हमें सख्त हुक्म है, अगर आप आगे बढ़ें तो हमें ताकत का इस्तेमाल करना पड़ेगा। काजी साहब समझ गए कि वजीर ने पूरी तैयारी कर रखी है। वो जानते थे कि अगर वो ज़बरदस्ती करेंगे तो ये सिपाही उन्हें वहीं मार देंगे और इल्ज़ाम लगा देंगे कि काजी ने हमला किया था। तभी भीड़ में से एक आवाज़ आई, रास्ता छोड़ो। काजी साहब ने मुड़कर देखा। शहर के सैकड़ों लोग वहां जमा हो रहे थे। सबसे आगे रहीम मोची चल रहा था और उसके साथ वो सारे गरीब लोग थे जिनकी काजी साहब ने हमेशा मदद की थी। रहीम ने कहा, काजी साहब हमारे रहनुमा हैं, अगर उन्हें अंदर जाने से रोका गया तो हम ये दरवाज़ा तोड़ देंगे। दरअसल जब रहीम को पता चला था कि काजी साहब की जान खतरे में है तो उसने पूरी बस्ती में खबर फैला दी थी। लोग काजी साहब से बेहद मोहब्बत करते थे। वजीर के सिपाही इतनी बड़ी भीड़ को देखकर घबरा गए। काजी साहब ने इस मौके का फ़ायदा उठाया। उन्होंने संदूक को ऊपर उठाया और बुलंद आवाज़ में कहा, ऐ इस्तांबुल के लोगों, मैं यहाँ अपनी जान बचाने नहीं बल्कि तुम्हारी सल्तनत को बचाने आया हूँ। इस संदूक में वो सबूत है जो साबित करता है कि तुम्हारा वजीर गद्दार है और वो दुश्मनों के लिए हमारे शहर का दरवाज़ा खोलने वाला है। ये सुनते ही भीड़ में खलबली मच गई। सिपाहियों के चेहरे भी पीले पड़ गए। गद्दारी का इल्ज़ाम बहुत बड़ा था। झूठ। एक भारी आवाज़ आई। शाही महल का दरवाज़ा खुला और ख़ुद वज़ीर आज़म अपने मुहाफ़िज़ों के साथ बाहर आया। उसकी आंखों में काजी के लिए मौत का पैगाम था। ये बूढ़ा काजी पागल हो गया है, वज़ीर ने चिल्लाकर कहा। इसने सरकारी ख़जाने में ख़यानत की है और अब पकड़े जाने के डर से मुझ पर इल्ज़ाम लगा रहा है। सिपाहियों, इसे गिरफ्तार कर लो और अगर मुकाबला करे तो इसका सर कलम कर दो। सिपाही उलझन में थे, लेकिन वज़ीर का हुक्म टालने की हिम्मत किसी में नहीं थी। वो आहिस्ता आहिस्ता काजी साहब की तरफ बढ़े। मजमा भी गुस्से में आगे बढ़ा। हालात बेकाबू होने ही वाले थे कि तभी महल की सबसे ऊंची बालकोनी से नकारे की आवाज़ गूंजी, सुल्तान सलामत तशरीफ़ ला रहे हैं। सब अपनी जगह रुक गए। सुल्तान शहरयार खुद बालकोनी में आ खड़े हुए थे। उन्होंने नीचे का नज़ारा देखा। एक तरफ उनका वज़ीर, दूसरी तरफ काजी और बीच में कशीदा सूरत हाल। ये क्या तमाशा है? सुल्तान की आवाज़ में बिजली जैसी कड़क थी। काजी साहब ने आगे बढ़कर वज़ीर के सिपाहियों की परवाह किए बगैर संदूक को दोनों हाथों से ऊपर उठाया। सुल्तान सलामत, मैं काजी कासिम आपसे इंसाफ की भीख नहीं बल्कि इंसाफ करने की इजाज़त मांगता हूँ। मेरे हाथ में वज़ीर की इस गद्दारी का सबूत है जो उसने पड़ोसी मुल्क के साथ मिलकर रची है। अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो मेरा सर अभी कलम कर दिया जाए, लेकिन अगर मैं सच कह रहा हूँ तो इस गद्दार को सज़ा दी जाए। वज़ीर ने घबराकर कहा, सुल्तान सलामत, ये झूठ बोल रहा है, ये संदूक चोरी का है। सुल्तान ने एक पल के लिए दोनों को देखा, फिर उन्होंने अपने ख़ास मुहाफ़िज़ को इशारा किया, वो संदूक हमारे पास लाया जाए और काजी और वज़ीर दोनों को दरबार में पेश किया जाए। आज फैसला होकर रहेगा। वज़ीर का चेहरा फीका पड़ गया। उसे मालूम था कि इस संदूक में क्या है। उसने अपनी तलवार की मूठ पर हाथ रखा। उसके पास अब सिर्फ एक ही रास्ता बचा था, बगावत। जैसे ही शाही सिपाही काजी साहब से संदूक लेने आगे बढ़े, वज़ीर ने अचानक अपनी तलवार खींच ली और काजी साहब की तरफ लपका। तू जिंदा नहीं बचेगा बूढ़े। सब कुछ इतनी जल्दी हुआ कि किसी को संभलने का मौका नहीं मिला। वज़ीर की तलवार काजी साहब की गर्दन के बेहद करीब थी, लेकिन तभी हवा में एक खंजर लहराता हुआ आया और सीधे वज़ीर की कलाई पर लगा। वज़ीर के हाथ से तलवार छूट गई। ज़ैन जो भीड़ में छुपा हुआ था
اس نے صحیح وقت پر نشانہ لگایا تھا۔ شاہی سپاہی نے فوراً وزیر کو دبوچ لیا۔ قاضی صاحب نے گہری سانس لی، ان کی جان بال بال بچی تھی۔ انہوں نے بھیڑ میں زین کو دیکھا اور آنکھوں سے شکریہ ادا کیا۔ اب دربار لگنے والا تھا۔ ایک چور کی بیٹی کی دی ہوئی امانت، ایک قاضی کی ایمانداری اور ایک نمک حرام وزیر کا انجام، سب کچھ اس صندوق کے کھلنے پر منحصر تھا۔ لیکن کیا ثبوت واقعی اتنے پکے تھے کہ سلطان اپنے سب سے قریبی وزیر کو سزا دے سکیں گے، یا وزیر کے پاس ابھی بھی کوئی چال باقی تھی؟ شاہی دربار میں خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ سوئی گرنے کی بھی آواز آئے تو سنائی دے جائے، ایسا سناٹا تھا۔ سلطان شہریار اپنے تخت پر بیٹھے تھے، ان کا چہرہ غصے سے لال تھا۔ ان کے دائیں طرف وزیر اعظم زنجیروں میں جکڑا کھڑا تھا اور بائیں طرف قاضی قاسم اور وہ نوجوان زین کھڑے تھے۔ پورے دربار کی نظریں اس لوہے کے صندوق پر ٹکی تھیں جو قاضی صاحب کے پیروں کے پاس رکھا تھا۔ سلطان نے بھاری آواز میں حکم دیا، قاضی قاسم، اس صندوق کو کھولا جائے اور وہ ثبوت ہمارے سامنے پیش کیے جائیں جن کا دعویٰ تم نے کیا ہے۔ قاضی صاحب نے بسم اللہ پڑھ کر صندوق کا ڈھکن کھولا۔ اندر سے وہی پرانے پیلے شاہی کاغذ نکلے۔ قاضی صاحب نے ایک ایک کر کے وہ سارے خط سلطان کے وزیر خاص کے ہاتھ میں دیے جس نے انہیں سلطان تک پہنچایا۔ سلطان نے پہلا خط پڑھا، ان کی آنکھوں میں یقین نہ کر پانے والے اور حیرت کے جذبات آئے۔ پھر انہوں نے دوسرا خط پڑھا اور پھر تیسرا۔ جیسے جیسے وہ پڑھتے گئے ان کی مٹھیاں بھینچتی گئیں۔ آخرکار سلطان نے ان کاغذوں کو وزیر کے منہ پر دے مارا۔ کاغذ ہوا میں بکھر گئے۔ غدار! سلطان کی آواز سے دربار کے ستون ہل گئے۔ ہم نے تجھے اپنی سلطنت کا دوسرا سب سے طاقتور آدمی بنایا، تجھے اپنے بھائی جیسا درجہ دیا، اور تو نے ہماری پیٹھ میں چھرا گھونپنے کی سازش رچی۔ تو دشمن ملک کے سلطان کو استنبول کے خفیہ راستے بتا رہا تھا۔ وزیر کانپتے ہوئے گھٹنوں کے بل گر پڑا۔ سلطان سلامت رحم، یہ سب جھوٹ ہے، یہ اس چور سکندر کی چال ہے۔ اس نے میرے جعلی دستخط بنائے ہیں، وہ مجھے پھنسانا چاہتا تھا۔ میں بے قصور ہوں میرے آقا۔ قاضی قاسم نے آگے بڑھ کر کہا، سلطان سلامت، سکندر چور ضرور تھا، لیکن وہ اتنا پڑھا لکھا نہیں تھا کہ شاہی فارسی زبان میں ایسے خط لکھ سکے اور ان پر وزیر کی وہ خفیہ مہر لگا سکے جو صرف وزیر کے پاس رہتی ہے۔ اور اگر یہ جھوٹ ہے تو وزیر کے سپاہی آج صبح اس کھنڈر میں مجھے مارنے کیوں آئے تھے؟ تبھی زین نے آگے بڑھ کر کہا، اور جہاں پناہ، میرے پاس وہ خنجر ہے جو وزیر کے سپاہیوں نے استعمال کیا تھا، اس پر بھی شاہی نشان ہے۔ وزیر اب پوری طرح پھنس چکا تھا، اس کے پاس کہنے کو کچھ نہیں بچا تھا۔ سلطان نے اپنی تلوار نکالی اور تخت سے نیچے اترے۔ وہ وزیر کے پاس گئے اور اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ ایک چور نے مرتے مرتے اپنی بیٹی کے ذریعے یہ ثبوت ہم تک پہنچائے۔ ایک معمولی چور میں اتنی وفاداری تھی کہ اس نے اپنے ملک کو بکنے نہیں دیا، اور ایک تو ہے جس نے اونچے عہدے پر بیٹھ کر بھی اپنا ضمیر بیچ دیا۔ سلطان نے سپاہیوں کو حکم دیا، اس غدار کو لے جاؤ، اسے قید خانے میں ڈال دو، کل صبح سرے عام اس کا سر قلم کر دیا جائے، تاکہ آنے والی نسلیں یاد رکھیں کہ استنبول سے غداری کرنے والے کا کیا انجام ہوتا ہے۔ سپاہی وزیر کو گھسیٹتے ہوئے لے گئے۔ دربار میں موجود ہر شخص نے راحت کی سانس لی۔ ایک بہت بڑی سازش ناکام ہو چکی تھی۔ جب ماحول تھوڑا پرسکون ہوا تو سلطان نے قاضی صاحب کی طرف دیکھا۔ قاضی صاحب، آپ نے اپنی جان پر کھیل کر سلطنت کو بچایا ہے، مانگیے کیا انعام چاہیے آپ کو؟ قاضی صاحب نے سر جھکا کر کہا، جہاں پناہ مجھے کوئی انعام نہیں چاہیے، لیکن ایک فریاد ہے۔ یہ ثبوت مجھے جس شخص نے دیے وہ اس چور سکندر کی بیٹی کشف ہے۔ وہ اس وقت بہت ڈری ہوئی ہے۔ سکندر نے پوری زندگی لوگوں کا مال لوٹا، لیکن مرتے وقت اس نے توبہ کی تھی۔ اس نے ایک ڈائری چھوڑی ہے جس میں ہر چوری کا حساب ہے، اور وہ سارا مال اس نے جمع کر کے رکھا ہے تاکہ اسے اصل مالکوں کو لوٹایا جا سکے۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ سکندر کے خاندان کو معاف کر دیا جائے اور انہیں وہ مال لوٹانے کی اجازت دی جائے۔ سلطان شہریار، جو اپنی دریادلی کے لیے مشہور تھے، یہ سن کر حیران رہ گئے۔ ایک چور جو مرنے کے بعد اپنا مال واپس کرنا چاہتا ہے، ایسا تو ہم نے آج تک نہیں سنا۔ بلاؤ اس بیٹی کو۔ قاضی صاحب کے اشارے پر کشف کو دربار میں پیش کیا گیا۔ وہ سہمی ہوئی تھی، لیکن جب اس نے قاضی صاحب کو دیکھا تو اسے تھوڑی ہمت ملی۔ سلطان نے کشف سے پوچھا، بیٹی، کیا یہ سچ ہے کہ تم اپنے باپ کا چرایا ہوا خزانہ واپس کرنا چاہتی ہو؟ تم جانتی ہو کہ وہ خزانہ اتنا ہے کہ تم پوری زندگی آرام سے گزار سکتی ہو۔ کشف نے اپنی نظریں نیچی رکھتے ہوئے لیکن صاف آواز میں کہا، جی سلطان سلامت، وہ دولت میرے لیے حرام ہے۔ میرے والد نے کہا تھا کہ اگر میں نے وہ مال نہیں لوٹایا تو قیامت کے دن انہیں آگ کے انگاروں پر چلنا پڑے گا۔ میں اپنے باپ کو اس عذاب سے بچانا چاہتی ہوں۔ مجھے دولت نہیں چاہیے، مجھے بس ان کی مغفرت کی دعا چاہیے۔ پورے دربار میں سناٹا چھا گیا۔ کئی لوگوں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ایک چور کی بیٹی کی یہ بات سن کر بڑے بڑے رئیسوں کے سر شرم سے جھک گئے
जो दौलत के पीछे भागते थे। सुल्तान ने अपने तख्त से उठकर कहा, कश्फ, तुमने आज हमें एक सबक सिखाया है। दौलत इंसान को अमीर नहीं बनाती, बल्कि उसका ज़मीर और ईमान उसे अमीर बनाता है। हम ऐलान करते हैं कि शाही कानून की नज़र में सिकंदर के तमाम जुर्म माफ़ किए जाते हैं। हमें पूरी उम्मीद है कि उसकी सच्ची तौबा और तुम्हारी नेकी को देखकर अल्लाह भी उसके गुनाहों को माफ़ फरमा देगा। फिर सुल्तान ने काजी साहब को मुखातिब किया, काजी साहब, आप और ये नौजवान ज़ैन, आप दोनों मिलकर इस डायरी के मुताबिक हर शख्स का माल उसे वापस करेंगे। और शाही ख़जाने से ऐलान किया जाता है कि जिन लोगों का नाम इस डायरी में नहीं है या जिनका माल अब मौजूद नहीं है, उन्हें हुकूमत की तरफ से मुआवजा दिया जाएगा। अगले कई दिनों तक इस्तांबुल में एक अजीब और अनोखा मंजर देखने को मिला। काजी कासिम कश्फ शाही सिपाहियों की मदद से घर घर जाकर लोगों का चुराया हुआ माल वापस कर रहे थे। जब वो रहीम मोची के घर पहुंचे तो रहीम ने अपनी थैली वापस करते हुए कहा, काजी साहब, मुझे तो मेरा माल पहले ही मिल गया था, लेकिन अब जब पता चला है कि ये उस सिकंदर की बेटी की मेहनत है, तो मेरा दिल करता है कि मैं इसे कुछ तोहफा दूं। कश्फ ने हाथ जोड़कर मना कर दिया, चाचा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आप मेरे वालिद के लिए दुआ कर दें। आहिस्ता आहिस्ता सिकंदर, जिसे लोग साया कहते थे और जिससे नफरत करते थे, अब लोग उसकी नेकी की बातें करने लगे। कश्फ ने वो सारा खजाना खाली कर दिया। आखिरी सिक्का देने के बाद उसे जो सुकून मिला, वो शायद दुनिया की किसी दौलत से नहीं मिल सकता था। कुछ दिनों बाद सुल्तान ने कश्फ को अपने महल में बुलाया। बेटी, सुल्तान ने कहा, तुमने जो किया वो मिसाल है। हम तुम्हें अपनी तरफ से शाही वजीफ़ा देना चाहते हैं, ताकि तुम्हें ज़िंदगी में कभी किसी के आगे हाथ न फैलाना पड़े। कश्फ ने कहा, सुल्तान सलामत, आपकी इनायत का शुक्रिया, लेकिन मैंने अल्लाह से वादा किया है कि मैं मेहनत की कमाई खाऊंगी। अगर आप मुझे कोई काम दे सकें तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। सुल्तान ने खुश होकर उसे शाही यतीम खाने की निगरानी का काम सौंप दिया। कश्फ ने अपनी बाकी ज़िंदगी यतीम बच्चों की देखभाल में गुजार दी। ज़ैन, जो सिकंदर का पुराना शागिर्द था, उसे सुल्तान ने अपनी फ़ौज में एक जिम्मेदार ओहदा दिया और वो अपनी बहादुरी के लिए मशहूर हुआ। और काजी कासिम, वो इस्तांबुल के सबसे इज़्ज़तदार काजी बने रहे। लोग कहते थे कि उनके फ़ैसले में अल्लाह की मदद शामिल होती है। सालों बाद जब काजी साहब बूढ़े हो चुके थे, वो अक्सर अपनी मजलिस में ये वाक़या सुनाते और कहते, लोगों, कभी किसी को उसके बुरे वक्त या बुरे काम से हमेशा के लिए मत तोलो, अल्लाह दिलों का हाल जानता है। सिकंदर पूरी ज़िंदगी चोर रहा, लेकिन उसकी मौत एक वली की तरह हुई, और उसका वज़ीर पूरी ज़िंदगी इज़्ज़तदार रहा, लेकिन उसकी मौत एक गद्दार की तरह हुई। असल अंजाम का पता तो आखिरी वक्त पर चलता है। इसीलिए तौबा का दरवाज़ा कभी बंद नहीं होता। जब तक सांस है, उम्मीद है। ये कहानी हमें सिखाती है कि हराम की दौलत कभी सुकून नहीं देती, और नेक औलाद सदका जारिया होती है, जो मरने के बाद भी माँ बाप के काम आती है। दोस्तों, हमारी आज की वीडियो कैसी लगी? कमेंट में अपनी कीमती राय ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों के साथ, और हमारे चैनल एन वॉइस को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि हमारी न्यू वीडियो आप तक पहुँच सके। अपना ख्याल रखना और हमें दुआओं में याद रखना। खुदा हाफिज़।